डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंट्स बेटे दो प्रकार के होते हैं। डिपार्टमेंट्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो डिपार्टमेंट्स वो होते हैं जो असेंबली लाइन में चलते हैं। सर असेंबली लाइन में चलते हैं का मतलब क्या हुआ? वो एक लाइन में चलते हैं। ए कुछ गुड्स बनाता है, बी को देता है, बी गुड्स को बनाता है, सी को देता है, सी गुड्स को बनाता है, डी को देता है, डी गुड्स को बनाता है और बाहर बेच देता है। उन्हें बोलते हैं असेंबली डिपार्टमेंट्स। जैसे मारुति उद्योग में असेंबली डिपार्टमेंट्स हैं। असेंबली डिपार्टमेंट्स का मतलब हो गया एक डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है और दूसरे को अपना माल दे देता है, दूसरा तीसरे को माल दे देता है, इसलिए एक चेन चलती है उसके अंदर। दो तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, एक ये होते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं रिटेल डिपार्टमेंट्स। जैसे कि आप बिग बाजार जाते हैं या शॉपर्स स्टॉप जाते हैं तो आप पाएंगे कि एक ही छत के नीचे बड़ी सारे स्टोर्स की दुकानें हैं। वहीं परफ्यूम बिक रही है, वहीं कपड़े बिक रहे हैं, वहीं जूते बिक रहे हैं, वहीं बच्चों का खेलने का सामान बिक रहा है। जिससे आपको पता चलता है कि साहब यहां एक ही दुकान में कई छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं। वो सभी डिपार्टमेंट्स अल्टीमेटली एक छत के नीचे काम कर रहे होते हैं। तो मैं जब आपसे कहता हूं कि बेटे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स को हम पढ़ेंगे तो हम लोग इन दो प्रकार के डिपार्टमेंट्स के बारे में जानेंगे और हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएं डिपार्टमेंटल में। छोटा टॉपिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें तकरीबन इस टॉपिक में 2.5 क्लासेस लगेंगी, बस सिर्फ 2.5 क्लासेस लगेंगी। 2.5 क्लासेस के अंदर हम लोग अपने पास डिपार्टमेंटल कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग फटाफट से कंसंट्रेट करेंगे, अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बिल्कुल सिंपल। मैं तो बार बार चुप इसलिए हो जाता हूं कि शब्द ही खत्म हो जाते हैं। क्या समझाऊं, इतना आसान है और आपको समझाना तो और भी झंझट। आपको समझाना तो जैसे सूरज को दीपक दिखाना। जिन्हें पहले से ही सब बातें पता है उन्हें क्या कोई व्यक्ति समझा सकता है? आप तो सिर्फ आ गए हैं पढ़ने के लिए कि चलो पढ़ने का आपको शौक है, आता तो आपको पहले से ही है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स लिखें इसके अंदर डिपार्टमेंट्स आर सेगमेंट्स oblique divisions of any entity created for better control, created for better control and profitability। ये सभी कंपनियां अपने आप पर डिपार्टमेंट बनाती हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो कंपनी में ये कंट्रोल करने के लिए होते हैं। आगे लिखिएगा, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो असेंबली, असेंबली लाइन डिपार्टमेंट्स, और दूसरा रिटेल डिपार्टमेंट्स, जैसे कि डिपार्टमेंट्स ऑफ बिग बाजार। और इसमें जैसे कि डिपार्टमेंट्स ऑफ मारुति,
उद्योग, मारुति उद्योग के डिपार्टमेंट जो हैं वो केवल और केवल एक असेंबली में काम करते हैं। लिखना स्टार्ट करें इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स of each department, to calculate profit of each department. हेडिंग लिखेंगे अपने पास, असेंबली लाइन डिपार्टमेंट्स। लिखना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच डिपार्टमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। Departmental trading account and profit and loss accounts. डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी का ये लिखा मैंने ओपनिंग स्टॉक। अभी समझाएंगे बेटे, पहले इसे लिख लेना। जैसे हमेशा की तरह हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट लिख देंगे, फिर इसे समझाएंगे, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बस सीधी सीधी बात है। तो मैं अब आपको इसे पहले लिखवा रहा हूं ताकि आपके पास हैंडी रहे कि क्या हो रहा है। टू परचेजेस, टू लेबर एक्सपेंसेस, टू इंटरनल ट्रांसफर, इंटरनल ट्रांसफर, बाय इंटरनल ट्रांसफर, बाय सेल्स, टू जीपी। अच्छा, आप मारुति का डिपार्टमेंट देखना चाहते हो बेटे? अखिलेंद्र ने हमारी बातें सुनी और बाहर मारुति के डिपार्टमेंट्स की फोटो ढूंढी है। क्या आप देखना चाहते हैं? बोलो हाँ के ना। क्या चाहते हैं कि मारुति के डिपार्टमेंट देखें? कोहाट ने कह दिया नहीं जी। अरे कमाल है कोहाट, उन्होंने इतनी मेहनत करी है, मैं भी देख लूंगा जरा। तो भाई अखिलेंद्र, वैसे मुझे पहले एक बार दिखा तो देते, मैं एक बार पहले देख लेता हूं कि जो डिपार्टमेंट दिखा रहे हो कहीं हमारे बच्चे उससे पता चला कंफ्यूज और हो गए कि ये क्या दिखा दिया।
हाँ हाँ दिखा दो चलो दिखा दो। लो साहब, ये अब आपके सामने इनके अलग अलग डिपार्टमेंट दिखाई देंगे, तो दिखाओ दिखाओ। ये इनका पेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये इनका पेंट डिपार्टमेंट चल रहा है। अच्छा और भी दिखाओ, यहां इनको पेंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा ये कोई उनका शायद इंजन का डिपार्टमेंट होगा, ये मारुति उद्योग की वेबसाइट से ढूंढा है अखिलेंद्र ने। तो ये हमारे पास जो है ये उनकी कहीं इंजन की डिवीजन होनी चाहिए। और दिखाओ जरा अखिलेंद्र, और दिखाओ ना। अच्छा ये उनके पास, ये शायद मेरे ख्याल फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जा चुकी है गाड़ी, यहाँ फिनिशिंग है उसकी, तो ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट में पहुंच गई गाड़ी। और दिखाओ जरा अखिलेंद्र। अच्छा यही है, चलो अखिलेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कॉपरेशन के लिए। केवल यहां पर खान ही आपकी मदद नहीं करता है। अखिलेंद्र देखिए, अखिलेंद्र को मैंने कहीं नहीं कहा कि आप हमारे लिए ये काम करके दें। अखिलेंद्र आपकी इस छोटी सी हमारे प्रति गेस्चर के लिए बहुत बहुत आभारी हैं आपके। टू नेट प्रॉफिट्स, अच्छा गोरखपुर कह रहे हैं अखिलेंद्र को यहां पर भी दिखाओ। गोरखपुर का कहना है कि सर अखिलेंद्र को बुलाओ। बेटे अखिलेंद्र, अच्छा अखिलेंद्र अभी आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं कुछ काम कर रहा हूं, अभी आता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल प्रॉफिट एंड, खान को तो मैं यहीं से पकड़ के ले आता हूं। वो कह रहे हैं खान को दिखाओ। ये लो, खान को तो मैं यहां से पकड़ के ले आता हूं, खान क्या कर लेगा मेरा। ये लो खान आ गया, ठीक है। खान अपनी बीवी को कल लेकर आया है गांव से, बड़ा खुश है तब से। हालांकि पता है कि खाना आज से इसी ने बनाना है। बाय प्रॉफिट ABC, टू expenses, unallocated, सर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व फिर से आ गया। हाँ तो सर ये तो हमारा स्टॉक रिजर्व जान नहीं छोड़ेगा। क्यों ऐसा कहते हो बेटे, तुम्हें तो सब चीजें पता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि ये मुश्किल है। ये मुश्किल नहीं है। सर आप अंग्रेजी में नोट्स लिखवाओ। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। लिखें इसके अंदर, इफ एक्सपेंसेस कैन बी एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट्स, they should be transferred to departmental profit and loss accounts. If such expenses cannot be allocated to department P&L,
it should be transferred to journal P&L account। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, और जो ये हमने लिखा है इसे समझाएंगे। हाँ जी बेटे, हम लोग इसे समझने जा रहे हैं। हाँ, हैप्पी बर्थडे दीक्षित जी, दीक्षित हैप्पी बर्थडे, और सवाल शुरू करेंगे हम। लो भाई, जरा मेरे साथ साथ ध्यान से सुनिए कि हम आपको एक असेंबली लाइन डिपार्टमेंट्स की बातें बताएंगे। रेदर मैं कहूं तो हमारा टॉपिक अब शुरू होता है। इससे पहले तो हम कुछ कर ही नहीं रहे थे, बस हमने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दी थी, कुछ लिखवाया और ब्रेक दे दिया। अब मैं अपने टॉपिक को अब उठा रहा हूं, आप लोग जरा बड़े ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे कि साहब ऐसा है, हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। हम बाजार से मटेरियल लेते हैं, लेबर लेते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, और इससे जो माल बनता है वो अगले डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। फिर ये डिपार्टमेंट भी बाहर से मटेरियल लेता है, लेबर लेता है, और प्रोसेसिंग करता है, और अगले डिपार्टमेंट में माल दे देता है। सी डिपार्टमेंट भी बाहर से मटेरियल, लेबर लेता है, और उस पर कुछ काम करता है, और माल मार्केट में सेल कर देता है। ये डिपार्टमेंट्स होते हैं असेंबली लाइन डिपार्टमेंट्स। ये एक लाइन में चलते हैं, ए बी सी। इसका मतलब ये इस प्रकार से ही चलेंगे। सिलीगुड़ी ये कॉस्ट के प्रोसेस जैसा नहीं है जहां तक मुझे मालूम है, बाकी फिर भी कुछ कुछ प्रोसेस कॉस्टिंग जैसा है, जोधपुर कह रहे हैं। मैंने आपको बताना है कि ये डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी अपने यहां पर काम कैसे करते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने बड़ी सीधी सीधी बात करी। मैंने कहा साहब ये इन सब के लिए हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट्स तथा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। हम इन तीनों के लिए डिपार्टमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, लेकिन उसके बाद हम बाद में जनरल प्रॉफिट लॉस ही बनाते हैं, जिसकी नीड क्या है और क्यों है ये मैंने आपको नहीं बताई। जरा मेरे साथ साथ देखें कि मैं इसके अंदर किस प्रकार से डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग की बात करूंगा। आइए जरा मेरे साथ साथ यहां देखें। ये मैंने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये वाला पार्ट लिखवाया। मैंने कहा साहब ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें मजे की बात क्या है, ओपनिंग स्टॉक हर डिपार्टमेंट का और क्लोजिंग स्टॉक हर डिपार्टमेंट का स्वाभाविक है। हर डिपार्टमेंट में परचेज और लेबर एक्सपेंस है। ये डिपार्टमेंट के हमने अपने पास अमाउंट वो भी लिख दिया कि उसका परचेज कितना है, सेल्स कितना है, और जिस डिपार्टमेंट ने सेल करी है। बेटे ए डिपार्टमेंट अपनी सेल नहीं करता, ए बी को माल देता है। तो जो ए बी को माल देता है वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है ए के लिए सेल्स और बी के लिए परचेज। ओ माय गॉड, ए ने बी को माल दिया तो ए की ये सेल्स हो गई है, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये बी की परचेज हो गई है। वैसे ही बी ने सी को माल दिया तो बी की सेल हो गई और सी की हो गई परचेज। सी माल बाहर बेच देता है, यानी वो माल बाहर बेच देता है, यानी कि दिस इज बेसिकली इंटरनल ट्रांसफर। इंटरनल ट्रांसफर मतलब जो हम आपस में सेल परचेज करते हैं, तो इसकी सेल इसकी परचेज हो गई। जो जीपी था मैंने जीपी निकाल दिया, जितने भी मेरे एक्सपेंसेस थे जो कि डिपार्टमेंट के थे मैंने वो सब डिपार्टमेंट के खर्चे यहां पर डाल दिए, डिपार्टमेंट के खर्चे थे। बाकी हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल कर आया। अगर ये खर्चे यहां पर एलोकेट ना हो पाए इन तीनों में, तो हम इन्हें कहीं और लिखेंगे अपने पास। कहां पर लिखेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। हालांकि मैंने इसे समझाया हुआ नहीं है। तो आइए साहब फटाफट से मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं। हम एक क्वेश्चन करेंगे और मैं आपसे कह रहा हूं कि आज हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। हैं, आज हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। हां, 3:30 हुए हैं। जो मैं क्वेश्चन अब करूंगा वो मतलब 5 बजे जाकर खत्म होगा। इसलिए हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ध्यान से करेंगे, उसी में सारा चैप्टर छुप जाएगा।
इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन नाउ बीइंग स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 1.3। सब बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 1.3। लो भाई लो, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, ओ माई गॉड बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 पेज 1.3। पूना बेटे, हम अपने पास जो भी गुड्स आपस में लेन देन किए जाते हैं उन्हें ट्रांसफर बोलते हैं। तो एक से दूसरे में जाते हैं तो वी कॉल इट ट्रांसफर। हिसार बातचीत करना बंद कर देंगे। हिसार पीछे से 3 रो पहले। कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, हाँ जी, कॉम्प्लेक्स लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट्स। कॉम्प्लेक्स लिमिटेड जो है वो उसके 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ABC। रुको, नाम ही कॉम्प्लेक्स है, सवाल सिंपल है, इसलिए ये मत समझ लेना कि मुश्किल सवाल है। वो कहता है कॉम्प्लेक्स लिमिटेड हैव 3 डिपार्टमेंट्स A, B एंड C। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। ये इंफॉर्मेशन बताई जा रही है जिसमें क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक 3000, 4000, 6000, कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 8000, 12000, वेजेस 5000, 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 4000, 14,000 और 8,000, सेल्स 34,000। फिर उसके बाद स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न। हर डिपार्टमेंट के यहां पर वो अपने अपनी कॉस्ट पर वैल्यूएशन करता है। द स्टॉक ऑफ ए डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर टू बी डिपार्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 50% above departmental costs. Stock of B are transferred to department C at a margin of 10% above cost. पटना बेटे, जो टोपी जिसने पहन रखी है वो बहुत ज्यादा बच्चा दाएं बाएं दे हिल रहा है, जरा आराम से फटाफट से, अब तो नालायक ने किताब निकाली है पटना। तो वो कहता है सी का गुड्स जो है वो 10% के ऊपर हम लोग ट्रांसफर करते हैं। अदर एक्सपेंसेस आर सैलरीज 2000, प्रिंटिंग स्टेशनरी 1000, रेंट 6000, इंटरेस्ट पेड 4000 और डेप्रिसिएशन 3000। एलोकेट एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट्स। ओपनिंग फिगर्स ऑफ रिजर्व्स फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टॉक आर एज फॉलोज। वो कितने कितने फिगर्स दे रखी हैं, ए में 1000, बी में 2000 रुपए। फिर वो हमसे क्या कह रहा है, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो। सर ये तो 1979 में आया था, हमारे जन्म से भी पता नहीं कितने साल पहले। सर ये तो बहुत पुराना सवाल है। तो हम कौन सा कह रहे हैं कि नया सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल बार बार पूछे गए हैं, हमने अपने पास रिवाइज नहीं किया। हमने एक सवाल रखा तो हमने कहा इस सवाल से सारी बात समझ में आती है, उसके बाद वाले सवाल लेटर ऑन है, वो प्रैक्टिस में आपके पास आएंगे। आइए, मुझे जितना सवाल समझ में आया उतना आया, मैं कोई सवाल अभी समझा नहीं रहा क्योंकि हमने इसी के ऊपर तो चर्चा करनी है बार बार। हाँ, संगरूर कह रहे हैं सर हमने ये अपने पिछले जन्म में सवाल किया था। वेरी गुड संगरूर, राज पिछले जन्म का। ये लीजिए, ये मैंने अपने पास डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। मॉडल टाउन नालायक, हाँ मुरादाबाद बेटे, सवाल पर ध्यान दो, केवल सवाल पर। कितने डिपार्टमेंट्स हैं, 3। सर आप इसे किसी और ढंग से नहीं पूछ सकते थे। मैंने कहा कैसे? सर ऐसे भी तो कह सकते थे कितने डिपार्टमेंट थे। सरदार 3, नाम बताओ, ए बी सी, ए बी सी। हमने अपने पास इसे लिख दिया
डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस मेरे ख्याल से यहां बनना ठीक रहेगा, ये बन गया डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी, जबलपुर इसमें कोई टोटल नहीं साहब, ये 3 डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हैं बस, इसमें और कुछ नहीं है। मॉडल टाउन बेटे तुम कैसी कैसी बात करते हो, सब बच्चे बताओ मॉडल टाउन कहां पर रहता है? दिल में रहता है बेटे, दिल में रहता है। आओ जरा फटाफट से, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक कितने का है जी? 3000, 4000, 6000। जो जो बात कह रहा है मैं वही वही बना रहा हूं। खान तुम्हें साथ साथ मेरे पास जरा देखना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर सेस चल रहा है बेटे। लो जी, हमने अपने पास ओपनिंग स्टॉक तो लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक तीनों लिख दिए। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, जरा फटाफट से कंजम्पशन ऑफ मटेरियल लिखो। 2, 8000, 12000 और नील। 8000, 12000 और नील। फिर उसके बाद है वेजेस। हर डिपार्टमेंट की अपने अपने वेजेस हैं। 5000, 10,000 और नील। जो जो बेटे वो कह रहा है मैं वो सब लिख दूंगा। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, वेजेस के बाद क्लोजिंग स्टॉक। $4,000, 14,000 और 8,000। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी सेल्स। सेल्स सिर्फ एक डिपार्टमेंट में है, नील नील और 34,000। नील नील और 34,000। ये मॉडल टाउन जरा मुझे बताओ, जो सेस पर मैसेज लिखकर भेजता है वो आप में कौन है? जरा फटाफट से हाथ खड़ा करके दिखाओ जरा। मॉडल टाउन ये कौन है जो कह रहा है सर बातें करो हमसे? सारे के सारे अब तो गर्दन झुकाकर सब चुप बैठे हैं। इन्हें बोलना जरा कैमरा घुमाएं इस साइड में। अखिलेंद्र, मॉडल टाउन में सारे बच्चे एक बच्चे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो बच्चा मुझे नहीं दिख रहा। आप थोड़ा कैमरे को टेढ़ा करें जरा। मेरे को तो जो बच्चे दिख रहे हैं वो पिलर के इस तरफ वाले दिख रहे हैं सारे के सारे। हाँ, अच्छा ये है रेड टी शर्ट वाला बच्चा है, रेड टी शर्ट। अब समझ में आई नालायक। सवाल पर ध्यान दो दोस्त, सवाल पर ध्यान दो। आओ, तो हमने कहा था, हमने ओपनिंग स्टॉक, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, वेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक सब लिख दिया है। स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट। कहता है ये जो स्टॉक है, सब ध्यान से, वो कहता है स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट। हमने स्टॉक को अपने अपनी कॉस्ट पे लिखा हुआ है। स्टॉक ऑफ ए डिपार्टमेंट इज ट्रांसफर टू बी डिपार्टमेंट एट मार्जिन ऑफ 50% अबव कॉस्ट, और स्टॉक ऑफ बी आर ट्रांसफर टू सी डिपार्टमेंट। वो कहता है ये हम सी को दे देते हैं एट अ मार्जिन ऑफ 10% अबव कॉस्ट। लो साहब, वो कहता है जी ये हमारा प्रॉफिट का रेट है। वो कह रहा है जी ए बी को माल देता है 50% अबव कॉस्ट पे, बी सी को देता है
10% ऑफ कॉस्ट पे, बस यही समझना है। अब मुझे ये बताओ, सब बच्चे यहां पर देखो, खान जूम आउट करना। अब बेटे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कोई भी सहज पे अनाप शनाप बात नहीं, कॉन्सेंट्रेट करेंगे जरा इसके अंदर। कोहार्ट एनक्लेव कोई आंसर चाहिए ही नहीं मुझको, मैं आपको भी समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा ना ये एक सवाल पर ही मुझे बहुत देर लगनी है। रेदर अब मैं अपने सवाल की समझाने की चर्चा शुरू कर दी है, सब बच्चे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये बताओ ए के पास कितने का सामान था, फटाफट से मुझे ओरली बताएंगे। कितना सामान था? 3000 रुपए का। कितना सामान हमने और मटेरियल में कंज्यूम किया और वेजेस में बनाया? साहब आपने 8 और 5 13,000 रुपए का मटेरियल और बनाया, क्योंकि इतना मटेरियल लगा दिया, इतना लेबर, तो 13,000 रुपए में माल और बन गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये देखें, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि ये मेरे पास स्टॉक है, मेरे पास 3,000 रुपए का स्टॉक है। दिस इज 3,000 रुपीज। ये 3,000 रुपए का स्टॉक है, ये मैंने अपनी जेब में डाल लिया कि डिपार्टमेंट ए के पास 3,000 रुपए का स्टॉक था, और इस डिपार्टमेंट ने बाद में मटेरियल और लेबर खर्च कर दी 8,000 की और 5,000 की। 8,000 रुपए का मटेरियल, 5,000 रुपए की लेबर, उसने वो खर्च कर दी, और 13,000 रुपए का और भी मटेरियल बना दिया। 13,000 रुपए का और मटेरियल बना दिया, ये भी मेरे पास ए के पास आ गया। अब मुझे बताइए ए के पास टोटल स्टॉक कितना हो गया, जरा फटाफट से बताओ, सब बच्चे बताओ, हमारे पास कितना स्टॉक हो गया? दिख रहा है आपको मेरे पास स्टॉक कितना हो गया? 16,000। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस 16,000 के स्टॉक में से अब ए के पास सिर्फ 4,000 का स्टॉक बचा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें से, इस स्टॉक में से सिर्फ 4,000 रुपए का माल बचा है। ये लीजिए, मैंने 4,000 का माल अलग कर दिया, सिर्फ 4,000 का माल बचा है। तो बताइए मेरे यहां से कितना मटेरियल चला गया? फटाफट से मुझे बताइए मेरे पास कितना मटेरियल चला गया? चांद मारी, यहां ध्यान दे, मैं आपसे कह रहा हूं कि ए के पास अगर कितने का स्टॉक था? 3,000 रुपए का था, 13,000 रुपए का स्टॉक उसके पास और आ गया, तो टोटल कितना स्टॉक हो गया हमारे पास? टोटल स्टॉक हो गया 3 + 13 16,000। 16,000 में से अगर 4,000 रुपए का स्टॉक गोदाम में रखा हुआ है अभी भी साल के एंड में, तो कितने का स्टॉक चला गया? जा रहा है खान इधर आ जाओ, जा रहा है हमारे यहां से 12,000 रुपए का स्टॉक, मेरे यहां से 12,000 का स्टॉक जा रहा है। नॉर्मल है, इसे कहा जाता है इंटरनल ट्रांसफर। इसका मतलब ये, मैं आपसे कह रहा हूं कि 12,000 रुपए का माल जा रहा है, लेकिन मैं इसे कॉस्ट पर नहीं भेजता। जब मैं किसी और को देता हूं तो प्रॉफिट पर देता हूं, किसी और डिपार्टमेंट को देता हूं तो प्रॉफिट पर देता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए यहां पर सामान 12,000 का है, तो हम जब ये ट्रांसफर करते हैं, इंटरनल ट्रांसफर करते हैं, तो 12,000 में 50% प्रॉफिट, हम 18,000 रुपए का माल यहां से ट्रांसफर करेंगे। तो एक यहां से इंटरनल ट्रांसफर हो जाएगी 18,000 रुपए। ये हमारे पास इंटरनल ट्रांसफर हो गई, जो अगले डिपार्टमेंट की परचेज हो गई। इंटरनल ट्रांसफर यानी इस डिपार्टमेंट ने 18,000 रुपए का मटेरियल परचेज कर लिया। सर हमारे दिमाग में बड़ा बेसिक सवाल आया है। मैंने कहा बोलो क्या सवाल आया है? सर सवाल यह आया है कि ए बी से प्रॉफिट क्यों कमाएगा? मैंने कहा मतलब सर ए बी सी तीनों एक ही डिपार्टमेंट से, तो ए बी से प्रॉफिट क्यों कमाएगा? बेटे ये तो वैसा ही सवाल है जैसे हेड ऑफिस और ब्रांच। जैसे हेड ऑफिस ब्रांच से प्रॉफिट कमा सकता है, वैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉफिट कमा सकता है। वो इसलिए कमा सकता है क्योंकि हम लोग इसके ऊपर कंट्रोल देखना चाहते हैं, हम नियंत्रण के लिए काम कर रहे हैं। साहब मेरी बात सुनिए, जैसे एक मेरी बात समझना, कंपनी का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ गुड सप्लाई करता है, तो एक कंपनी का डिपार्टमेंट हेड होता है। आप समझ लें बेटे कि ये मेरे पास एक डिपार्टमेंट है। ध्यान से सोचना मेरी बात को, ये जो कमरा है, जो स्टूडियो है, ये मेरा एक डिपार्टमेंट है, मैं इसका डिपार्टमेंट हेड हूं, मैं इसका डिपार्टमेंट हेड हूं। मैं बाउंड हूं अपना माल सामने वाले डिपार्टमेंट को देने के लिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं बड़ी एफिशिएंटली काम करता हूं, मैंने बड़ी मेहनत कर रखी है। मैं अपना माल बना करके बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव सस्ता माल बना के सामने वाले डिपार्टमेंट को दे देता हूं। सामने वाला डिपार्टमेंट जो है वो कोई नालायक व्यक्ति हैंडल कर रहा है, वो इसके अंदर बिल्कुल घटिया काम करता है।
जिस वजह से कंपनी के अंदर नुकसान आना शुरू हो जाता है। तो बताइए, कंपनी में नुकसान आएगा तो कंपनी को तो पता नहीं चलेगा ना कि मैं अच्छा काम कर रहा था, बुरा काम कर रहा था। इसलिए मैं दूसरे डिपार्टमेंट को अपनी एफिशिएंसी नहीं देता। मैं कहता हूं भाई साहब 12,000 का माल तो मेरे यहां बना है, लेकिन मैं आपको 12 का नहीं दूंगा, मैं आपको 18 में दूंगा, क्योंकि डिपार्टमेंट बी वाले मैनेजर को मैं बोलूंगा अगर मान लीजिए मैं बचत नहीं करता तो मेरा ये माल 18,000 रुपए का बनता और मैं 18,000 में आपको दूंगा, आप उसके ऊपर काम करो। इफेक्ट क्या होगा? डिपार्टमेंट ए अपनी एफिशिएंसी दिखाएगा कि देखो जिस गुड्स की कीमत 18,000 मार्केट में है मैं उसे 12,000 में तैयार कर रहा हूं। मैं एज एन एम्प्लॉय दिखाऊंगा अपने बॉस को कि देखो मेरे डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट इतना कमाया। अगर मैंने 18,000 रुपए की वैल्यू का माल बनाया है 12,000 में, तो मेरे डिपार्टमेंट ने 6,000 प्रॉफिट कमाया है, जिससे मेरे बॉस खुश रहेंगे, बोलेंगे सही है भाई, ये डिपार्टमेंट ठीक काम कर रहा है। और अगला डिपार्टमेंट अगर ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसका लॉस आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये कि डिपार्टमेंट्स आपस में प्रॉफिट पर इसलिए काम करते हैं ताकि अपना अपना प्रॉफिटेबिलिटी देखी जा सके। समझ लीजिए ऐसे ही है कि परिवार में दो बेटे हैं, एक बेटा नालायक है और दूसरा बेटा मेहनती है। तो जो मेहनती बेटा है वो अपने प्रॉफिट कमाने के बाद दूसरे बेटे को, अपने भाई को माल देता है, ताकि वो कहता साहब मेरे को तो प्रॉफिट कमाना है, मेरा अपना प्रॉफिट है। दूसरा वाला उसके ऊपर प्रॉफिट कमाने का प्रयास करे ताकि कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। मुजफ्फर नालायक, पूना बेटे 18,000 कैसे आया? इधर दिखाओ खान, इधर। पूना यहां से आया बेटे 18,000 कि हमने 18,000 रुपए के ऊपर 50% ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट कमाना था। ये सवाल में लिखा हुआ है कि हम इसके ऊपर 50% प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो 12 का 50% कितना हो गया? 6,000 रुपए। तो पूना 18,000 इस प्रकार से निकला है। बात 100 में आती है? ठीक है। अब सब बच्चे मुझे बताएंगे डिपार्टमेंट बी के लिए। चांद मारी आपके यहां लाइट चली गई थी, डिपार्टमेंट बी पर वही बात दोबारा समझाऊंगा, जरा ध्यान रखेंगे। दीजिए, डिपार्टमेंट बी की बात करते हैं। डिपार्टमेंट बी जो है उसमें 4,000 रुपए का सामान पहले से था, 4,000 का सामान पहले से था, और उसने कितना सामान और ले लिया? उसने मटेरियल, लेबर, और ये भी तो मटेरियल है, उसने अल्टीमेटली इतना मटेरियल और लिया। तो मुझे फटाफट से बताओ कि हमारे पास कितना मटेरियल हो गया? 4,000 रुपए का माल तो पहले से था, प्लस 12 और 10 22 40,000 रुपए का सामान और आ गया। तो कितने का सामान हो गया? जरा फटाफट से बताइए, कितना सामान हो गया? बी में कितना सामान हो गया? 44,000। 44 में से बचा हुआ स्टॉक कितना है? 14,000। बचा हुआ स्टॉक है 14,000। तो कितना स्टॉक हमने ट्रांसफर किया होगा? 30,000 रुपीज। भाई ग्वालियर, कृपा करके ना जो जो चीजें आपको नहीं पता उन्हें सुनते चले जाओ और अपने दिमाग में ऐड करते जाओ। स्टॉक की वैल्यूएशन में हम मटेरियल भी लेते हैं, हम वेजेस भी लेते हैं और फैक्ट्री ओवर भी लेते हैं। आपको ध्यान हो तो ब्रांच के अंदर भी बात बताई थी कि जब हम स्टॉक वैल्यू करते हैं तो ट्रेडिंग काउंट की सभी चीजों को वैल्यू करते हैं उसके अंदर, ठीक है ना? इसलिए बात को समझो, हम स्टॉक वैल्यू जो कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल का नहीं होता, फिनिश्ड का होता है। तो इट इंक्लूड्स वेजेस ऑल्सो इन दैट। अच्छा, आइए मेरे साथ साथ। तो यहां पर 30,000 रुपए का सामान मेरे यहां से जाएगा। अब ये बताओ 30,000 का सामान जो जाएगा उसमें प्रॉफिट के साथ कितनी वैल्यू आएगी? वेरी गुड। कोहाट, पार्क एंड, कोटा, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, पानीपत, लखनऊ, गुवाहाटी, गिरीश पार्क, कटक, भोपाल, मुंबई, थाने, हाजरा, मेरठ। वेरी वेरी गुड, सबने आंसर बता दिया। 33,000। हरिद्वार, सूरत 33,000। तो बी की सेल्स हो जाएगी और सी की परचेज हो जाएगी। सी डिपार्टमेंट अपने यहां पर माल बाहर किसी को नहीं देता है, वो बाहर बेचता है। तो अब आप इसमें जीपी निकाल सकते हैं कि इनका जीपी कितना कितना है। तो मुझे फटाफट से बताओ, ए डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट कमाया? फटाफट से बताओ, ए डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट कमाया? सर 6,000। अब वैसे भी ढूंढ लीजिए, 18 से 24 नहीं 22,000, 22 माइनस ये कर देंगे तो 6,000 प्रॉफिट निकल कर आएगा। बी डिपार्टमेंट के प्रॉफिट की बात करते हैं। बी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना है? बी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट आ गया 3,000 रुपीज। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। कोहाट, लुधियाना, अलवर, मॉडल टाउन, करनाल, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, संगरूर,
हाजरा, आगरा, भोपाल, धनबाद। सी का प्रॉफिट निकालो। सी में कितना प्रॉफिट है? सी का प्रॉफिट भी 3000 है। एनआईटी, फरीदाबाद, मुंबई, थाने, धनबाद, गिरीश पार्क कह रहे हैं सर ये भी 3000 है, तो ये लीजिए 3000। तो बात खत्म हो गई। इसमें कौन सी आफत वाली बात है? बस बेटे बस, चैप्टर खत्म है, चैप्टर खत्म। हाँ, और कुछ नहीं। ए बी को माल बेचता है, बी सी को माल बेचता है, सी बाहर माल बेचता है, चैप्टर खत्म हो जाता है। अच्छा, कमाल ही हो गया सर ये तो। बाय जीपी 6000, 3000 और 3000। क्या मैं चलूं? हाँ सर चलो, सर चलो। चलो भाई चलो चलो, चलो भाई आगे चलो। आइए क्वेश्चन में देखें क्या चीज है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कुछ खर्चे भी हैं, सैलरी, प्रिंटिंग, रेंट और इंटरेस्ट के। ये सारे खर्चे बेटे जो आ रहे हैं वो कौन से वाले हैं? ये सब प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चे हैं। और वो कहते हैं इन खर्चों को एलोकेट कर देना जीपी की रेशो में। ओके, आइए जरा फटाफट से हिसार अभी आपकी बात का जवाब देता हूं मैं। तो यहां सारे खर्चे बांट दीजिए। सैलरीज 2000, 1000, 500, 500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500, 250, 250। रेंट 6000 है, 3000, 1500, 1500। इंटरेस्ट 4000 का हो गया, 2000, 1500, 1500। नहीं, 1000, 1000। ये भी गलत नहीं हो गया? नहीं, ये तो ठीक है। डेप्रीसिएशन 1500, 750, 750। लो जी, हमने इसे भी कर दिया। हमारे पास करनाल कह रहे हैं जी लॉस आ गया है बाय नेट लॉस। कितने का लॉस आ गया है? 2000, 1000, 1000। धन्यवाद, धन्यवाद। कौन? संगरूर 2000, 1000, 1000। 2000, 1000, 1000। खत्म हो गया बेटे, और कुछ है ही नहीं। अभी इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बातें और करनी है। सर हमें तो नहीं लगता कि आपको भी 1 घंटा इसमें और लग जाएगा। बेटे 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। मैं तो 1 घंटा इसलिए बोला है क्योंकि मेरे पास है ही समय 1 घंटा। बाकी इसकी चर्चा अगली क्लास तक जाएगी। है? हाँ, मॉडल टाउन कह रहे हैं साहब इसका आंसर गलत लिखा हमने। लेकिन मॉडल टाउन बेटे आपको छोड़कर बाकी सबने इसमें कोई दिक्कत नहीं बताई। डेप्रिसिएशन गलत लिखी है। डेप्रिसिएशन 3000 ठीक तो लिखा है। जनकपुरी कह रहे हैं ठीक है, कुछ नहीं गलती है। नालायक मॉडल टाउन, नालायक गिरीश पार्क। आइए, हमने ये काम कर दिया है। अब जरा मेरे साथ साथ सुनना शुरू करें। एक मेरे पास क्वेरी आई है। कहां से आई है क्वेरी? हिसार से। उनका कहना है सर ए बी को जब माल देता है, इधर करें खान, वो कह रहे हैं सर ए बी को जब माल देता है तो प्रॉफिट पर देता है। मैंने कहा हाँ। और सर बी को सी को जब देता है तो प्रॉफिट पर देता है। मैंने कहा हाँ। तो कह रहे हैं सर इससे तो कॉस्ट बढ़ती जा रही है। मैंने कहा हाँ, कॉस्ट तो बढ़ रही है, लेकिन रियलिटी में कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी तो अल्टीमेटली इन तीनों से प्रॉफिट कमा लेगी। इसलिए कॉस्ट बढ़ रही है, तो आप जब बाद में सेल के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट कम निकलता है, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ इसका निकलता है। इसलिए यह कहना कि सर हमारे पास प्रॉफिट जो कमाया जा रहा है वो कॉस्ट बढ़ रही है, तो आई एम सेइंग कि भाई तीनों प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसलिए आपके पास यहां आते आते कॉस्ट हाई प्रतीत हो रही है। अन्यथा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी निश्चिंत रहे, ऐसा कोई इसमें झंझट वाली बात नहीं है। कंज्यूमर को गुवाहाटी कह रहे हैं इससे कंज्यूमर को तो माल महंगा बेचेंगे। गुवाहाटी अच्छी तरह सुन ले,
कंज्यूमर को जो हमने गाड़ी बेचनी है या सामान बेचना है वो हमने मार्केट प्राइस पर ही देना है, वो हमने मार्केट प्राइस पर देना है। हमने तो सिंपली ये कहा है कि डिपार्टमेंट्स की एफिशिएंसी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपए की चीज मैंने 1500 की बेचनी है, तो साहब मैंने तो प्रॉफिट वही कमाना है जो मेरा प्रॉफिट का रेट है, बट मैंने ये कहा कि ये 500 का प्रॉफिट हम कैसे कमाते हैं। हम कहते हैं जी पहला डिपार्टमेंट 200 रुपए का माल बनाकर 250 रुपए में अगले को देता है, तो अल्टीमेटली डिपार्टमेंट ए ने कमा लिए 50 रुपए, फिर डिपार्टमेंट बी इसके अंदर मान लो 200 रुपए की लेबर लगा देता है 450, वो आगे इसको आगे जब देता है तो फिर महंगा देता है। तो डिपार्टमेंट वाइज ये प्रॉफिट वही कमाते हैं हम जो कमाना होता है, बट हम देखते हैं कौन सा डिपार्टमेंट कितना कमा रहा है, जिससे उनकी एफिशिएंसी दिखना शुरू हो जाती है। अ काइंड ऑफ एफिशिएंसी पर्पस के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ताकि हम उसके अंदर देखना चाहते हैं कि प्रॉफिट कितना कितना है। आप इसे इस तरह से समझें, अगर और सरलता से समझना है तो ये लीजिए, मैं आपके लिए एक और स्टेप नीचे उतरता हूं और मैं बताता हूं। हाँ वेरी गुड, इंदौर ने बताया परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूं बिकॉज कुछ बच्चों को दिक्कत रही इस बात को समझने में। ये लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं साहब कि हमारे यहां कार बनती है। कार कैसे बनती है? कार बनती है, पहले हम इंजन बनाते हैं, इंजन के बाद हम उसके अंदर उसकी बॉडी माने तो चेसिस बनाते हैं, फिर हम उसके अंदर पेंट करते हैं और फिर उसकी गाड़ी की सेल होती है। ठीक है, ये हमारा एक प्रोसेस है। ये डिपार्टमेंट ए है, ये डिपार्टमेंट बी है, ये सी है। डिपार्टमेंट ए इंजन जब बनाता है तो इंजन कितने का बनता है? 10,000 रुपए का। तो जब ये डिपार्टमेंट बी को देता है तो डिपार्टमेंट बी को ये कितने का देता है? क्योंकि इसका एक डिपार्टमेंटल हेड है, वो अपने बॉस को दिखाने के लिए कि मैं अच्छा काम करता हूं, वो इसमें प्रॉफिट ऐड कर देता है और वो कितने का देता है? इसको 12,000 में देता है। लेकिन बी डिपार्टमेंट का हेड भी एक समस्या में आ जाता है। बी डिपार्टमेंट का हेड कहता है मैं तेरे से 12,000 का माल क्यों खरीदूं, मैं बाहर से माल खरीद लूंगा अगर सस्ता मिल रहा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने इंटरनल कंपटीशन पैदा कर दिया, कंपनी के भीतर कंपटीशन तैयार कर दिया। बी कहता है मैं तुझसे 12,000 का माल क्यों लूं, जब बाजार में वो 9,000 रुपए की चीज मिल रही है तो मैं तुमसे 12,000 की चीज क्यों लूं। तो अल्टीमेटली ए जो होता है, अब ए को अपने पास वो चीज फिर 9,000 रुपए की लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर बाजार में वो चीज 9,000 रुपए की मिल सकती है तो अल्टीमेटली 9,000 की लगाएगा। जैसे ही 9,000 की लगाएगा इसका डिपार्टमेंट लॉस में आ जाएगा और मैनेजमेंट कहेगी तेरा फायदा क्या, हम बाहर से ही माल क्यों ना खरीद लें, तेरा फायदा क्या। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग ने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया कि तुम 10,000 का बनाते हो, बाजार में 9,000 रुपए का मिलता है, व्हाई नॉट टू आउटसोर्स, इसकी आउटसोर्सिंग क्यों ना कर दें। हमने इंटरनल कंपटीशन क्रिएट कर दिया इनके अंदर। हमने कहा तुझे देना पड़ेगा तो 9,000 का देना पड़ेगा। अब ये डिपार्टमेंट वाला बेचारा जैसे कैसे भी है कॉस्ट को 9,000 रुपए की लाएगा, लेकिन 9,000 में भी इसका बॉस खुश नहीं होगा। कह रहा 9 का बाजार में लोग प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं और तुम 9 का बना रहे हो, तुम्हारा फायदा क्या, धंधा बंद कराओ और बाहर से माल खरीद लेंगे अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगे। इसलिए ये क्या करता है, ये 8,000 रुपए का बनाता है ताकि और एफिशिएंसी करता है और लेबर को कंट्रोल करता है और प्रॉफिट्स लाने का प्रयास करता है ताकि बिल्कुल मार्केट प्राइस पर चीज आ जाए। अब इसके पास अल्टीमेटली सही प्राइस पर चीज आती है। ये उसके ऊपर मान लो 4,000 रुपए खर्च कर देता है तो इसके पास वो चीज तैयार होती है 13 की। तो जब ये अगले डिपार्टमेंट को देता है तो इन दोनों का कंपटीशन पैदा हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही है बात। यानी कि हम डिपार्टमेंट्स के अंदर जो प्रॉफिट के अंदर बात करते हैं तो हम कहते हैं तुझे प्रॉफिट कमाना है और ये भी ध्यान रखना है कि तुझे मार्केट में वो चीज कितने की मिल रही है उससे भीतर सप्लाई करना पड़ेगा। इस वजह से कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। दैट इज द रीजन हम डिपार्टमेंट्स को प्रॉफिट कमाने के लिए प्रमोट करते हैं ताकि प्रॉफिट हो और उस प्रॉफिटेबिलिटी से पता चल सके। इसी को इंदौर ने नाम दिया परफॉर्मेंस अप्रेजल। वेरी गुड इंदौर, आइए मेरे साथ साथ। तो हमने यहां पर जो था
हमने इस प्रकार से काम किया। यहां तक बात 100 में आती है? हां सर, यहां तक बात 100 में आती है। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मैं ये कहने जा रहा हूं कि ये डिपार्टमेंट ए है, ये बी है, ये सी है। ए का नेट लॉस है 2000, बी का नेट लॉस है 1000, सी का नेट लॉस है 1000। ये नेट लॉस है ए बी सी का। मेरा आपसे एक प्रश्न है, गोरखपुर सारे सहस बहस चल रहे हैं बेटे, बार बार पूछना सहस चल रहा है कि नहीं चल रहा, सब दौड़े जा रहे हैं, तो अपना काम से काम रखो। नेट लॉस 2000, 1000, 1000 है। मैं आपसे एक सवाल ले रहा हूं जिसका आंसर आप भेजेंगे। मुझे बताओ, अगर डिपार्टमेंट ए बी सी का 2000, 1000, 1000 का लॉस है, तो पूरी कंपनी में 3 ही डिपार्टमेंट है, कंपनी का लॉस बताइए कितना होगा? फटाफट से बताओ, कंपनी का लॉस कितना होगा? अगर मान लीजिए लॉस 2000, 1000 और 1000 है, तो कंपनी का लॉस कितना होगा? गिरीश पार्क, हरिद्वार, पटना, मेरठ, ग्वालियर, हाजरा, आगरा, जबलपुर, भोपाल, गोरखपुर, मॉडल टाउन गलत, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी गलत, कालकाजी, जबलपुर और लक्ष्मीनगर, एनआईटी फरीदाबाद, संगरूर, चांदमारी, मुरादाबाद, चलो एक लुधियाना और एक कोहाट इनक्लेव, 2 को छोड़ करके बाकी सबने जो आंसर दिया है वो गलत है। सिर्फ 2, एक कोहाट इनक्लेव था और एक मैंने नाम पता नहीं किसका लिया था खान, लुधियाना। इन 2 को छोड़कर बाकी सबका आंसर गलत है। हालांकि मैंने ये नहीं कहा उनका आंसर भी ठीक है, मैंने कहा कि उनके आंसर में थोड़ी दिशा ठीक है। लेकिन घबराए नहीं, मैं यही प्रश्न दोबारा रखूंगा आपके सामने। मेरे 2 सेंटर क्यों आंसर ठीक देंगे? मेरे सारे सेंटर आंसर ठीक देंगे। मैं आपको दोबारा एक बात बोलूंगा और फिर देखता हूं मेरे पास आंसर क्या आता है। देखना, सारे के सारे सेंटर ठीक आंसर देंगे, लेकिन उसे समझाने के लिए आपने सबने कहा कि इनका कंपनी का लॉस होगा, कंपनी का लॉस होगा 4000, जो मैंने कहा नहीं। आइए इसे समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये है एक घर, घर में ये हैं पिताजी और पिताजी इस कुर्सी पर बैठे हैं। ये लीजिए, कुर्सी है सर, ये तो खड़े हैं कुर्सी पर, दिमाग मत लगाओ। पिताजी यहां पर कुर्सी पर बैठे हैं, ये उनका बड़ा बेटा है, ये बड़ा बेटा है और एक और छोटा बेटा भी है। ये आप हैं, आप अपनी भी शक्ल देख ले, ये आप हैं। मैं बाहर से अखिलेंद्र को भी पूछूंगा और अखिलेंद्र भी आंसर दे सकते हैं। इंजीनियर हुए तो क्या हुआ, है तो अल्टीमेटली दिमाग वही जो हमारा है। पिताजी बात कर रहे हैं, आप यहां खिड़की से देख रहे हैं, ये खिड़की है, खिड़की से देख रहे हैं भीतर क्या हो रहा है। तो क्या हुआ, पिताजी ने बेटे, बड़े बेटे से कहा, बेटा कि घर में कमाई बंद हो गई है। बेटा कहता, हां साहब पिताजी, अब तो कमाई कम हो गई है बड़ी। तो पिताजी ने कहा, आओ कुछ मुनाफा कमाएं। क्या किया पिताजी ने, झटपट ये कुर्सी उठाई और बड़े बेटे को कहा, ये खरीद ले मेरे से, तू खरीद ले कुर्सी। कुर्सी कितने रुपए की थी? कुर्सी 1000 रुपए की थी, पिताजी जो लेकर आए थे। पिताजी ने उसे फटाफट 1500 में बेच दी अपने बड़े बेटे को। पिताजी ने कहा, बेटे घर में कमाई बंद हो गई है। उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा मेरे से तू ये कुर्सी खरीद ले। कितने में खरीद ले? 1500 में। बड़े बेटे ने कहा ठीक है। बड़े बेटे ने 1500 में कुर्सी खरीद ली। आप खिड़की से देख रहे हैं। बड़े बेटे ने सोचा कि मैं भी कुछ कमा ही क्यों ना लूं। उसने छोटे बेटे से कहा कि सुन,
ये कुर्सी तू मेरे से खरीद ले। और जो 1500 की कुर्सी थी उसने छोटे बेटे को 2000 में दे दी। पिताजी भी नाच रहे हैं, दोनों बाजुएं ऊपर करके कह रहे हैं 500 रुपए कमा लिए। बड़ा बेटा भी नाच रहा है कि चलो 500 कमा लिए। छोटा बेटा इन दोनों को खुश होकर नाच रहा है। वो कह रहा है घर के 2 सदस्य खुश हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा आपसे सवाल है कि बताइए, पिताजी, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, पिताजी का नाचना जायज है। पिताजी ने 500 रुपए वाकई कमाए हैं। छोटा बेटा, जो ये बड़ा बेटा है, वो भी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हमने भी 500 रुपए कमा लिए हैं। मेरा ये कहना है कि परिवार की आय बताइए, परिवार ने क्या कमाया, फटाफट से बताइए कि परिवार ने क्या कमाया। मेरठ कह रहे हैं कुछ नहीं। धनबाद कह रहे हैं 1000। धनबाद अगर ऐसे 1000 कमाए जाते ना तो मैं यहां क्लास नहीं ले रहा होता। मैं घर में अपनी कुर्सियां अपने बच्चों को बेचे चले जाता और बच्चे मुझको बेचे चले जाते। क्या दिक्कत, आराम से मैं बैठता अपने घर में। मैं यहां आकर क्यों गला फाड़ता। मैं बेटे से कहता, बेटा तू 1000 की कुर्सी 1500 में क्यों, सोच बड़ी करता। मैं 1000 की कुर्सी अपने बेटे को 1 करोड़ में बेचता और बेटे से कहता तू मुझे 2 करोड़ की बेच, मैं तेरे को फिर 4 करोड़ की बेचूंगा। अगर ऐसे कमाई होती तो फिर आप भी ना पढ़ रहे होते, फिर आप भी घर में बैठ के कुर्सियों का ही व्यापार कर रहे होते। कोई ऐसे कमाई, खान भी सुन रहा है, खान कह रहा है सर अगर ऐसा है तो मैं कैमरा छोड़ के जा रहा हूं, मैं भी घर जाकर 2-4 कुर्सियां ही बेच लेता हूं। कोई झंझट ही नहीं है, उधारी का भी पैसा घर में ही रहेगा, कोई नगद का भी झंझट नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं होता। हमारी जेब में पैसा आए इसके लिए जरूरी है दूसरे की जेब कटनी चाहिए। अगर दूसरे की जेब कटेगी नहीं तो हमारी जेब का पैसा जेबों में घूमता रहेगा, उससे कमाई नहीं होगी। सिर्फ एक जेब से पैसा दूसरी जेब में जाएगा। इसका मतलब ये कमाई करने के लिए माल बाहर बिकना जरूरी है। इसका मतलब ये हो गया। हाँ, हाजरा कह रहे हैं सर क्या हम कुर्सी की जगह टेबल भी बेच सकते हैं। वेरी गुड हाजरा बेटे, वेरी गुड। तुमने क्या गजब का सवाल पूछा है कि क्या हम टेबल बेच सकते हैं। बेटे कैल्सी बेच सकते हैं, ये टेबल बेच सकते हैं, हर चीज बेच सकते हैं। वेरी वेरी गुड हाजरा। हाँ, अब पता नहीं क्या क्या सब अपना अनाप शनाप, जिनके मन में जो भी ऊल जुलूल विचार आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। पर मैं पढ़ भी नहीं सकता अभी, क्योंकि पढ़ूंगा तो ऐसे ही बर्बाद होगा मेरा भी टाइम और आपका भी। ऐसे ही मैं अचानक बौखला जाऊंगा गुस्से में और 2-4 को मैं यहीं से धाएं 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 गोलियां लगाना शुरू कर दूंगा। इसलिए बेहतर है कि मैं ना ही पढ़ूं, सहज तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं जो कह रहा था कि साहब कमाई करने के लिए माल बाहर बिकना चाहिए। असल में जो ये प्रॉफिट है, जानते हो पिताजी सही नाच रहे हैं। पिताजी कह रहे हैं 500 रुपए कमा लिए। बड़ा बेटा कहता है हाँ हाँ मैंने भी 500 रुपए कमा लिए, लेकिन ये जो 1000 इन्होंने कमाए हैं वो कुर्सी की कीमत में बढ़ गए हैं। ये 1000 रुपए की कुर्सी अब 2000 की हो गई है। और जब तक ये कुर्सी बाहर ना बिकेगी तब तक प्रॉफिट होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये, अगर मान लीजिए प्रॉफिट कमाना होगा तो मुझे देखना पड़ेगा इसके अंदर कि हमारे पास ये जो स्टॉक है उसके अंदर का प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। आइए मैं देखता हूं कि पिताजी ने क्या कमाया। पिताजी ने कमाए 500 रुपए। बड़ा बेटा उसने कमाए 500 रुपए, लेकिन छोटे बेटे ने कमाया नहीं। उसके स्टॉक में पड़ा हुआ है प्रॉफिट 1000 रुपए का। इसे बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। बेटे इस 2000 में छुपा हुआ है वो प्रॉफिट। सारे बच्चे पहचान लो, ये जो कुर्सी 1000 रुपए की थी अब कितने की हो गई है, अब ये 2000 रुपए की हो गई है। जो इसमें 1000 रुपए जुड़े हुए हैं उसको ठीक करो, क्योंकि कुर्सी 1000 रुपए की है, उसको ठीक करो। अब बताओ परिवार ने क्या कमाया। तो जवाब मिला परिवार ने कुछ नहीं कमाया। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपको परिवार की इनकम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ए ने क्या कमाया वो लिखना पड़ेगा, डिपार्टमेंट बी ने क्या कमाया लिखना पड़ेगा, डिपार्टमेंट सी ने क्या कमाया लिखना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व। तो हमारी परिवार की इनकम आती है। इसलिए जब मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि ए का, बी का, सी का
क्या यही प्रॉफिट कंपनी का है? द आंसर इज नो। इन 3 प्रॉफिट में मुझे स्टॉक रिजर्व एडजस्ट करना पड़ेगा। जब मैं इन तीनों के प्रॉफिट में स्टॉक रिजर्व एडजस्ट करूंगा तो कंपनी का प्रॉफिट निकलेगा। तो कंपनी के प्रॉफिट निकालने के लिए ये तीनों के बाद स्टॉक रिजर्व एडजस्ट करना पड़ता है, तो कंपनी का प्रॉफिट निकल कर आता है। उससे पहले कंपनी का प्रॉफिट नहीं निकलता। और इसको ढूंढने के लिए, कंपनी का प्रॉफिट ढूंढने के लिए हम बनाते हैं अपने पास जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कंपनी का प्रॉफिट के लिए है। उससे पहले जो मैंने ये बनाया था, ये डिपार्टमेंट के प्रॉफिट के लिए था। डिपार्टमेंट का प्रॉफिट इससे निकल सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को आप कंपनी का प्रॉफिट नहीं कह सकते। इसका मतलब ये कंपनी का प्रॉफिट नहीं दिखाता। कंपनी के प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको इसमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा, ये प्रॉफिट होगा कंपनी का प्रॉफिट। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। दैट वाज द ओनली थिंग मैंने पहले बताया, हाउ जनरल प्रॉफिट एंड लॉस इज डिफरेंट फ्रॉम डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस। कई क्वेरीज का जवाब मिल जाना चाहिए। यह पता चल जाना चाहिए कि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस एक अलग चीज नहीं, वो कंपनी का प्रॉफिट निकालने का एक तरीका है, जो कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं पता चल सकता। इसलिए हमको अलग से उसे तैयार करना पड़ता है। अब आपके मन में एक सवाल आ गया। वो सवाल यह आ गया है, सर कि हमारे पास प्रॉफिट निकाल कर दिखाएं या स्टॉक रिजर्व समझाएं। बस यही समझाना बेटे, और कुछ समझाना भी नहीं है। स्टॉक रिजर्व निकालना समझाना है। जरा मुझे बताना, इस पिताजी वाले केस में आपने स्टॉक रिजर्व निकाला था, तो कैसे स्टॉक रिजर्व निकाला था? वेरी गुड। हमने इसमें स्टॉक रिजर्व निकाला था, तो कैसे स्टॉक रिजर्व निकाला था? हमने इसके अंदर देखा था जो 2000 रुपए का स्टॉक है, जो 2000 रुपए का स्टॉक है, उस 2000 के स्टॉक में से हमने 1000 रुपए की कॉस्ट के साथ कंपेयर किया था। यानी इस स्टॉक को हमने कंपेयर किया था और इस स्टॉक की सही कॉस्ट को ढूंढा था कि इसकी सही कॉस्ट कितनी है। जब मुझे आपको कहा कि हमारे पास ये 2000 में 1000 रुपए की कॉस्ट है, इसका मतलब आपका डिफरेंस आया था स्टॉक रिजर्व। तो स्टॉक रिजर्व कहां छुपा होता है? स्टॉक रिजर्व यहां कहीं छुपा होता है। स्टॉक रिजर्व स्टॉक में छुपा होता है। यानी कि आपको ये स्टॉक में से प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। इस सवाल के अंदर जो आप कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए इसमें स्टॉक कहां पर है? सर इसमें स्टॉक ये रहा। इस स्टॉक में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला है, इसमें कुछ गड़बड़ है। मुझे इनमें स्टॉक रिजर्व ढूंढना पड़ेगा और इसके स्टॉक रिजर्व को ढूंढने के बाद ही सवाल हो सकता है। दिस इज माई बेसिक इश्यू जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। मैं आपको इसी का स्टॉक रिजर्व निकालना सिखा रहा हूं। हालांकि मुझे भिलाई ने स्टॉक रिजर्व निकाल कर दिखाया, लेकिन साहब ये इतना आसानी से निकलने वाला नहीं है। इसमें बड़ा झंझट है। जो आप यहां करने जा रहे हैं, इट्स नॉट वेरी सिंपल। मैं उसी की बात करने जा रहा हूं। मैंने कहा हरिद्वार जो कुर्सी थी 1000 रुपए की, उसी में स्टॉक रिजर्व है। तो आइए जरा मेरे साथ साथ मुझे बताइए, पीछा करो। कॉन्सेप्ट का नाम है पीछा करो। कॉन्सेप्ट का नाम है पीछा करो। क्या आप तैयार हैं? ये बताओ आप में से कौन कौन एफबीआई का एजेंट बनना चाहता है? मुझे फटाफट से बताओ, आप में से कौन कौन सा बच्चा एफबीआई का एजेंट बनना चाहता है? मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे कह रहे हैं हाँ सर। अकाउंट से जान छुड़ाओ, हमें कहें चाहे कोई भी कमीशन एजेंट बनवा दो। ठीक कह रहा हूं ना सर? हम कमीशन एजेंट बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ जान छुड़ाओ अकाउंट से। सब कह रहे हैं हाँ हम बनना चाहते हैं। तो भाई अगर तुम एफबीआई के एजेंट बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक असाइनमेंट दे रहा हूं। आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको एक चीज का पीछा करना है। आप पीछा करना और देखना वो चीज कहां गई। अगर आपने ठीक से पीछा कर लिया तो आप एफबीआई के एजेंट बन गए, वरना मुश्किल बात है, फिर आप मुनीमी है। हाँ हाजरा कह रहे हैं हम एलटीटीई के भी एजेंट बन सकते। हाजरा तुम्हारे दिमाग का इलाज जरूरी हो गया है। तुम आज पहले तो सुबह उठते ही च्यवनप्राश खाया करो, बाद में भीगे हुए बादाम खाया करो, बाद में 2 ग्लास दूध पिया करो, क्योंकि सब चीजें दिमाग के लिए बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। नालायक, मैं आपसे कह रहा हूं हाँ कि मैं आपको कहूंगा पीछा करो और आप पीछा करेंगे। मैं नहीं पीछा करूंगा, आप पीछा करेंगे। ठीक है? बोलो हाँ
यस, मैं आपको कह रहा हूं, इधर आओ जरा खान। नहीं खान, पहले आपको स्टिल कैमरा रखना है। पता क्या क्या चीज फ्रेम में लेनी है? इतना पार्ट फ्रेम में लेना है, सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है? बस यहीं रोक दो। अब मेरे बच्चे अभी पीछा करके दिखाने वाले हैं, सब तैयार हैं, कह रहे हैं जरा फटाफट से बताओ पीछा करना किसका है। ये बताओ, ये 6,000 रुपए, ये 6,000 रुपए का प्रॉफिट जो पिताजी ने कमाया, ओहो, ये पिताजी हैं क्या? हाँ, ये पिताजी हैं जिन्होंने बड़े बेटे को सामान बेचा था। ये बताइए सब बच्चे, ये 6,000 का प्रॉफिट कहां कहां छुपा हुआ है? सर हमें तो नहीं पता चल रहा प्रॉफिट कहां छुपा हुआ है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप सोचो बेटे, आप सोचो। मुजफ्फरनगर कह रहे हैं टॉम एंड जेरी शो चलाएंगे। हाँ, मुझे बताइए साहब कहां पर छुपा हुआ है? ये 6,000 का प्रॉफिट कहां छुपा हुआ है? भाई टॉर्च है क्या? टॉर्च है हमारे पास यहां पर क्या? हम पीछा करना शुरू करने वाले हैं। हम ढूंढ, मोबाइल की टॉर्च भी कोई टॉर्च होती है? किसी के पास यहां टॉर्च ही नहीं है क्या? कोई नहीं टॉर्च रखता? चलो छोड़ो, यहां टॉर्च के बगैर ही काम करना पड़ेगा। आओ जरा सब बच्चे इधर देखो। साहब ये देखो, ये 6,000 का प्रॉफिट इसमें छुपा हुआ है। ये 6,000 का प्रॉफिट जो यहां लिखा है वो यहां पर छुपा हुआ है। बल्कि मैं तो आपसे कहता हूं, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 12,000 जमा 6,000, तो आपको देखने में और आसानी होगी। बोलो हां, जरा मुझे बताइए, क्या मैं इसे 12 प्लस 6 लिख सकता हूं? चलेगा क्या? हां सर चलेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये 12 प्लस 6 है तो भी पीछा और करिए, ये 12 प्लस 6 है तो ये भी 12 प्लस 6 है। अच्छा, अब टॉर्च तो ले आए हैं, लेकिन ये चलती कैसे भाई? हाँ हाँ, टॉर्च चल रही है भाई, वेरी वेरी गुड। ये देखो टॉर्च चल रही है। तो हमने इसमें पीछा किया, टें 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 टें, हिंदी फिल्म में आती थी आवाज। ये हो गया है हमारे पास यहां पर। मैंने यहां उस जैसे होता है ना, डॉक्टर कहता है मुंह खोलो, मैंने मुंह खोला उसका। अच्छा, यहां पर है समस्या 6,000 रुपए की। ये समस्या यहां पर भी आ गई, ये हमारे पास भी आ गई है। 12,000 प्लस 6,000। बोलो हां बेटे, यहां पर भी आ गई, हां यहां पर भी आ गई। ये लो खान। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूं साहब, जब मेरे पास स्टॉक की वैल्यू निकाली गई ये 4,000, तो क्या ये 6,000 का प्रॉफिट इस 4,000 में है या नहीं है? मुझे फटाफट से बताए। वेरी वेरी गुड भिलाई बेटे, जरा आंसर दे आराम से। हां जी, मैं आपसे कह रहा हूं, क्या ये 6,000 रुपए का प्रॉफिट जो यहां पर है, यहां पर है, एक स्टॉक में हो सकता है? हो ही नहीं सकता। जब पिताजी ने कुर्सी बेच दी बड़े बेटे को, तो पिताजी के पास जो बची हुई कुर्सी है उसमें प्रॉफिट थोड़ा ना होगा, वो तो जो बेटे के पास कुर्सी गई है उसमें होगा। यहां तक ठीक? हां सर ठीक। और फिर मैंने आपसे कहा कि अब मुझे बताइए, इस 6,000 में जब मैंने ये स्टॉक निकाला 14,000, तो ये स्टॉक बेटे जो हमने निकाला, ये स्टॉक में इसका कुछ एलिमेंट होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब मुझे फटाफट से सोच के बताइए कि ये जो 14,000 का स्टॉक है उसमें ये मटेरियल भी होगा, उसमें ये लेबर भी होगी, और इसमें ये 18,000 भी होगा। भूल जाना बेटे ओपनिंग स्टॉक को। ओपनिंग स्टॉक की चर्चा मैं अगली क्लास में करूंगा, बिकॉज आज मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ओपनिंग स्टॉक को बीच में समझा पाऊं, इसलिए भूल जाओ। हम अगली क्लास में इस सवाल को दोबारा लेंगे और ओपनिंग स्टॉक की बात भी कर लेंगे, इसलिए, और आज ही मौका लगा तो कर लेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या मेरे पास इस 14,000 में ये तीनों चीजें होंगी या नहीं होंगी? जरा फटाफट से सोचें। मैं आपको ठीक 2 मिनट दूंगा सोचने के लिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं।
देखो मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आया है। आप क्या ये सामान इकट्ठा करने गए थे? मैं देखो आपके लिए क्या क्या लाया हूं। दूध, वो भी गर्म, ठीक है। अच्छा, मैं साथ में चाय का टी बैग भी लाया हूं, ठीक है। खान ये ना, ये सीधी जगह नहीं है, यहां गिर सकता है सामान। और साथ में पानी भी लाया हूं, ठीक है। सर वाह कमाल है। शक्कर नहीं लाए? नहीं, शक्कर नहीं लाया मैं। और एक मिनट जरा, यहाँ ना खतरा है सामान का। खान ये लो किताबें रख देता हूं। अब आपको दिखेगा बच्चों को यहां से, या और ऊपर करूं? हो गया, आप दिख जाएगा। हाँ बस, ठीक है ठीक है ठीक है। लो भाई, ये लो, ये लो। लो सारे बच्चे, मैंने सब तैयारी कर ली है, मैंने सब तैयारी कर ली है। और हम इसके अंदर ये अमाउंट भी निकाल लेते हैं। लो जरा सब बच्चे देखेंगे, डिपार्टमेंट का नाम रख दें हम। ये है डिपार्टमेंट ए। इसमें दूध भरा पड़ा है, ठीक है ना। इसमें दूध है, ये दिखाओ खान, ये रहा दूध, ठीक है। ये दूध भरा हुआ है इसमें। ये है डिपार्टमेंट बी, ये है डिपार्टमेंट बी, खाली है अभी, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट बी है। डिपार्टमेंट बी में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, मैंने दिखा दिया, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी चीज नहीं है, खाली है। सब बच्चे दिमाग दौड़ाना। डिपार्टमेंट बी में मैंने मटेरियल डाला 12,000, एक खाली क्लास और देना। मैंने 12,000 का मटेरियल डाला। ये बी ने कहां से लिया? 12,000 का मटेरियल बी ने बाजार से लिया। ये बाजार है, बाजार से लिया। ये लीजिए, बी ने 12,000 रुपए का मटेरियल इसमें डाला। ये 12,000 का मटेरियल डाला। खान थोड़ा फ्रेम फिक्स करना। अच्छा, फिर उसके बाद बी ने इसमें 10,000 रुपए की लेबर लगा दी। बी ने इसमें 10,000 रुपए की लेबर लगा दी। अब ये बताइए साहब, बी में क्या क्या दो चीजें आ गई हैं, फटाफट से दिखाओ। इसमें दो चीजें जो आ गई हैं, वो 12,000 रुपए का मटेरियल आ गया है और 10,000 रुपए की लेबर आ गई है, ठीक है जी। अब मैं आपसे कह रहा हूं, इसमें हमने 18,000 रुपए का मटेरियल और जोड़ा। ये देखिए, ये 12,000 का सामान है, लेकिन यहां 18,000 का जुड़ेगा। ये मैंने इसमें जोड़ना स्टार्ट किया। ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है। अब मुझे ये बताइए कि हमारे पास बी में कितने की वैल्यू का सामान हो गया? फटाफट से बताइए, कितने का सामान हो गया? इसमें 12,000 रुपए का मैंने मटेरियल डाला था, ठीक है। 12,000 का मटेरियल था। 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का हमने इसमें वेजेस डाल दिए, ये वेजेस डाल दिए मैंने, और 18,000 रुपए का मटेरियल डाल दिया। यहां तक ठीक। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने बी के अंदर, ये वैसे समझाने के लिए, मैंने बी का 14,000 रुपए का स्टॉक अलग कर दिया। ये 14,000 रुपए का स्टॉक अलग कर दिया। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, ये 14,000 का स्टॉक अलग कर दिया, क्या इसमें सारी चीजें आई हैं, या केवल पहला वाला मटेरियल आया है, या केवल लेबर आई है, या ट्रांसफर्ड चीज भी आई है? दिमाग दौड़ाइए, क्या इसमें सब चीजें आई हैं कि नहीं आई हैं? वेरी वेरी गुड। सारे बच्चे कह रहे हैं साहब इसमें तीनों चीजें हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर 14,000 रुपए का मटेरियल है, तो मुझे रेशो बताओ कि वो मटेरियल कितने कितने का अमाउंट का होना चाहिए। और मेरा मार्कर कहां चला गया यार? मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। बेटे, हमारे पास 12,000 रुपए का मटेरियल था, मेरे पास 10,000 रुपए का लेबर लग गई इसके अंदर, और 18,000 रुपए का मैंने इसमें अमाउंट और डाल दिया। इसमें से मैंने 14,000 रुपए का स्टॉक इकट्ठा कर दिया। मेरा यह कहना है कि आप इसका अनुपात निकाल सकते हो
कि 18,000 वाला जो ये वाला पार्ट था, इसका पार्ट इसमें कितना होगा, बता सकते हो? अगर इस रेशो में इसमें मटेरियल डला हुआ है, उसमें से 14 वाले का हिस्सा कितना, बस ये आपने बताना है। ये बतानी बात तो खत्म हो गई ना, मेरे को फिर कुछ समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वेरी वेरी गुड। कोहाट इनक्लेव, सत्य निकेतन, गिरीश पार्क, कटक, हाजरा, जबलपुर, झांसी, ये मैं उनके नाम ले रहा हूं जिनके आंसर ठीक हैं। मेरी क्लास में कोई नालायकों की महफिल नहीं लगती है, एक से होशियार चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं। वेरी वेरी गुड। आपको नहीं मालूम कितनी खुशी मिलती है कि मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ आपको लॉजिक बताया और आपने सारा आंसर दे दिया मुझको। आप वेरी गुड कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सर इसके अंदर पता चल गया कि 14,000 में कितना मटेरियल है। लीजिए, अब मैं आपको यहां पर कह रहा हूं कि अगर मेरे पास 12,000 रुपए, 10,000 रुपए और 18,000 रुपए, 12, 10 और 18, 12,000 रुपए, 10,000 रुपए और 18,000 रुपए, इन सबसे मेरे पास 14,000 रुपए का मटेरियल इकट्ठा हुआ है। तो 14,000 में हमने इसका हिस्सा देखना है, इसका हिस्सा कितना होगा। तो वेरी सिंपल, इसी अनुपात में होगा। तो मैं ये अनुपात देख लेता हूं कि इसमें अगर टोटल मटेरियल गया था 12,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000, तो फिर उसमें से 18,000 वाले का प्रपोर्शन कितना, वो कितना आ गया, 6,300। यही आ गया जी 6,300। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें प्रॉफिट कितना है। इस 18,000 वाले में प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट की रेशो हम जानते हैं। प्रॉफिट कितना था, जरा मुझे फटाफट से बताइए, प्रॉफिट कितना है। जो ए डिपार्टमेंट था वो प्रॉफिट कितना कमाता था, 50% ऑफ कॉस्ट, मतलब 1/2 ऑफ कॉस्ट माने 1/3 ऑफ सेल्स। इसका मतलब इसे प्रॉफिट है 1/3 माने तो प्रॉफिट है 2100। कई तो कह रहे हैं सर ये भी झंझट क्यों डालते हो, सीधा सीधा 6,000 ही लिख दो ना, कि भाई अगर 14,000 में प्रॉफिट कितना, अगर टोटल इतनी कॉस्ट डाली थी, ये प्रॉफिट का एलिमेंट था, तो इसमें प्रॉफिट कितना। हालांकि मैं आपको लंबे तरीके से बताऊंगा। मैंने कहा 14,000 में इतना मटेरियल आया जो ए से था, जिस पर ए ने प्रॉफिट कमाया था 2100 रुपए। इसका मतलब 2100 रुपए क्या है, स्टॉक रिजर्व। ये आपका स्टॉक रिजर्व। भिलाई कह रहे हैं कैसे पता चला सर, भिलाई देखिए ना बेटे, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस 18,000 में कॉस्ट और प्रॉफिट की रेशो कितनी है। अगर कॉस्ट है 2 रुपए, प्रॉफिट है 1 रुपए, सेल है 3 रुपए, मैं कह सकता हूं ना भिलाई रेशोज है और कुछ नहीं है, दे आर ऑल रेशोज। गिरीश पार्क रेशोज हैं। अगर 18,000 पे 3 रुपए हैं और प्रॉफिट उसमें से 1 रुपया है, तो हेंस आई कैन से कि 6300 में भी 1/3 प्रॉफिट का एलिमेंट है। बोलो गिरीश पार्क, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। हमने उसके अंदर क्या किया, हमने पहले ढूंढा, हमने कहा 14,000 में इतना मटेरियल ए से आया था आउट ऑफ टोटल मटेरियल। अगर 14,000 में इतना मटेरियल ए से आया था, तो इसका मतलब 6300 का मटेरियल ए से आया था, तो ए ने क्या कमाया है, ए ने कमाया है 1 रुपया आउट ऑफ 3 रुपए। बात समझ में आती है। यस, ये हमारे पास क्या आ गया 2100। दिस इज कॉल्ड स्टॉक रिजर्व। आपका एक स्टॉक रिजर्व तो हो गया। संगरूर कह रहे हैं सर आपने ओपनिंग स्टॉक को क्यों नहीं लिया। घुमा फिरा के बात भी तो एक ही बची, ओपनिंग स्टॉक की। लेकिन आई एम अगेन शॉर्ट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम शॉर्ट है। खान ये जरा बर्तन हटवा दो यहां से। ये लीजिए। लो जी। हाँ, गिरीश पाक कह रहे हैं क्या प्रॉफिट को स्टॉक रिजर्व कहते हैं। यस, प्रॉफिट को स्टॉक रिजर्व कहते हैं। मैंने एक काम तो कर लिया है, मैंने बता दिया है इस 14,000 में 2100 रुपए का प्रॉफिट है। इसका मतलब यह कि जैसे कुर्सी पर प्रॉफिट निकालते थे कि 2,000 की कुर्सी में प्रॉफिट कितना, वैसे निकाल लिया 14,000 में प्रॉफिट कितना। अब सवाल आ गया इस 8,000 रुपए के ऊपर।
अब आ गया इसके ऊपर कि इसके अंदर भी तो स्टॉक रिजर्व है। बेटे संगरूर भूल जाएंगे अभी ओपनिंग स्टॉक को, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अभी ओपनिंग स्टॉक को टच करने का, इसलिए मैं चाहता नहीं कि हम कहीं कॉम्प्लेक्स कर दें इन बातों को। इसलिए मैं पहले इसके लिए देखता हूं कि मुझे कितना टाइम लगता है। आई डोंट थिंक मेरे पास टाइम बचेगा आज। मैं आज 8000 की बात को समझा पाऊंगा। अगर 8000 का मैं स्टॉक रिजर्व निकाल दूं तो बात खत्म हो गई। वेरी गुड जोधपुर। जोधपुर कह रहे हैं सर सी में तो बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अब तो। यस जोधपुर, सी में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, इसीलिए तो मैं डर रहा हूं भीतर से कि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है सी के अंदर। आइए मेरे साथ साथ जरा फटाफट से देखते हैं कि इसके अंदर हमारा स्टॉक रिजर्व का एलिमेंट कितना है। जरा फटाफट से देखते हैं। हां, आगरा कह रहे हैं पिताजी के पास स्टॉक रिजर्व क्यों नहीं था, क्योंकि पिताजी ने बेटे स्टॉक बेचा है। तो पिताजी के पास जो बचा हुआ स्टॉक है, पिताजी 2 कुर्सियों पर बैठे थे, उन्होंने 1 कुर्सी बेची है, तो जो पिताजी के पास बची हुई कुर्सी है उसमें प्रॉफिट थोड़ा ना होगा। जो कुर्सी आगे रवाना की है उसी में स्टॉक रिजर्व होता है, इसलिए स्टॉक रिजर्व जो निकाला जाएगा वो सिर्फ जो माल बिकता है उसी पर निकाला जाता है। आइए जी मेरे साथ साथ अब इसके ऊपर स्टॉक रिजर्व की बात करेंगे। 8000 के ऊपर स्टॉक रिजर्व क्या है। सबसे पहले तो मुझे अब ये बताइए कि जो आप यहां कर रहे थे वही सब मैं आपको यहां पर और दिखाऊंगा। साहब ये मेरा आंसर आज पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं इसका अनऑर्गेनाइज्ड आंसर निकाल रहा हूं समझाने के लिए। मैं अगली क्लास में इस सवाल को कंटिन्यू करूंगा जहां पर मैं ओपनिंग स्टॉक की बात भी करूंगा, इसलिए आप इसलिए निश्चिंत होकर लिखना कुछ नहीं, सिर्फ बैठे बैठे सुनना है आपने, ठीक है ना। हम अगली क्लास में जब पहुंचेंगे तो मैं इसका ऑर्गेनाइज्ड आंसर लिखूंगा। भिलाई बेटे अभी कोई शॉर्टकट नहीं, क्योंकि सी का भी आंसर दिखाना है और सी में शॉर्टकट लगते नहीं है। बी में तो शॉर्टकट कुछ मिल जाते हैं लेकिन सी में नहीं मिलते, इस कारण से हम लोग शॉर्टकट लगाते ही नहीं। हम कहते हैं हर जगह लॉजिक से काम करिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि साहब सी का स्टॉक कितना है, 8000। वेरी गुड हाजरा ने आंसर भी भेज दिया। मुझे ये बताओ, खान इधर आना पड़ेगा, मुझे ये बताओ कि साहब सी के पास 8000 का स्टॉक है, ठीक है। हां सर ठीक है। अब मुझे ये आपने बताना है कि सी के पास मटेरियल, लेबर और बाहर का हमारा जो ट्रांसफर थी उसका ये मटेरियल है। ओ माय गॉड, ध्यान से सुनो, सी के पास जो माल आता है वो सी का अपना कोई माल होता ही नहीं, वो इसका भी कोई माल नहीं होता। सी के पास जो माल आता है वो सारा का सारा बी से आता है। बोलो ठीक। यानी सी डिपार्टमेंट के पास जो गुड्स आते हैं वो सारे के सारे कहां से आते हैं, वो बी से ही आते हैं। ये लीजिए ए, बी और सी। बी के पास 12000 का माल बाहर से आया था, 10,000 रुपए की लेबर बाहर से आई थी और इंटरनल ट्रांसफर आई थी 18,000 रुपए की, ऐसा था ना। बी के पास जो माल आ रहा था वो 3 जगहों से आता था, तो मैंने कहा था 14,000 में जो ए का हिस्सा होगा वो होगा 18/40, तो हमने निकाला था 6300, जिस पर ए ने कमाया था 1/3 माने 2100। यह आंसर निकाला था। मैं आप कह रहा हूं सी के पास मटेरियल कितना आता है, 0, और लेबर कितनी लगती है, 0, और बी के यहां से कितना माल आता है, 33,000। मैं आपसे कह रहा हूं इसके पास 8,000 का स्टॉक है। बताओ बी के यहां से कितना स्टॉक आया, फटाफट से बताओ। मैं किसको किसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, मेरे प्यारे बच्चों मुझे जल्दी से बताओ। 8,000 में इसने बाहर से कोई मटेरियल नहीं लिया, बाहर से कोई लेबर नहीं ली, तो 33,000 का माल बी से लिया, इसके पास 8,000 का माल बचा है। ये कौन सा वाला होगा, बाहर वाला होगा या सारा का सारा बी वाला होगा। वेरी वेरी गुड सिलीगुड़ी, ये सारा, वेरी गुड जोधपुर, ये सारा का सारा माल कहां से आया हुआ है, फ्रॉम बी। ये केवल बी से ही आ सकता है, क्योंकि 33,000 का माल बी से लिया था, बाहर से कुछ था नहीं, तो अल्टीमेटली 8,000 का सारा स्टॉक जो लिया था ये बी से लिया था।
जिस पर बी ने क्या प्रॉफिट कमाया था, फटाफट से बताओ। इस पर बी ने क्या कमाया था? बी का प्रॉफिट था 10% ऑफ कॉस्ट, 1/11। इसका मतलब इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 1/11, दैट इज ₹727। इसका मतलब बी ने प्रॉफिट क्या कमाया था? 8,000 के ऊपर 727। लॉजिक से साथ सोचो कि अगर 33,000 में वो कमाता है 3,000, तो 1/11 प्रॉफिट है, तो यानी 8,000 में भी 1/11 प्रॉफिट है, 727 रुपए। इसका मतलब ये कि जो यहां पर गुड्स बचे हुए हैं 8,000, ये कहां से आए हैं? ये आए हैं बी से। बी ने कितना प्रॉफिट कमाया था? 727 रुपए। लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं होगी। मोगा कह रहे हैं सर ये पता नहीं चला। पंचकुला बेटे ये लो, इधर दिखाओ। पंचकुला, मोगा, ध्यान दे, 3,000 का जीपी है, 33,000 की सेल है। जीपी रेशो बताओ कितनी है? मोगा बताइए जीपी रेशो कितनी हुई? अगर 3,000 जीपी है 33,000 रुपए की सेल पे, तो जीपी रेशो क्या हुई? क्या 1/11 हुई? ये लो हाजरा। हाजरा कह रहे हैं देसी तरीका। हां जी, ये देसी तरीका है। जीपी रेशो है साहब, इट्स जीपी रेशो। जीपी रेशो आपके ब्लड में घुसी हुई है। जीपी अपॉन सेल्स इज इक्वल टू जीपी रेशो। और वही मैं यहां कह रहा हूं, आप ए में भी निकाल सकते हैं। 6,000 डिवाइडेड बाय 18,000, तो इसकी जीपी रेशो 1/3 आई थी। 6/18, इसकी जीपी रेशो थी 1/3। इसके बाद जब मैंने इसकी बात करी थी तो यहां लिखा था कि 6300 के अंदर हमारा जीपी कितना, ये जीपी रेशो मल्टीप्लाई किया था। मैंने कहा अगर मान लीजिए 6300 में 1/3 जीपी है, तो ये जीपी रेशो निकाल लिया। और यहां पर जब मैंने काम किया तो मैंने क्या किया? 8,000 रुपए में हमने कहा जी सारा माल बी से था, जिस पर कितना प्रॉफिट कमाया गया? 727। बोलो बेटे चल सकते हैं आगे कि नहीं चल सकते? पंचकुला, गिरीश पार्क और मोगा और गंगानगर, ये बताएंगे चल सकते हैं आगे कि नहीं चल सकते? संगरूर कह रहे हैं सर समझ में आना बंद हो गया है। वैसे इतना मुश्किल तो नहीं था संगरूर, और तुम तो अच्छे बच्चे थे। वीडियो हैंग हो गया प्रीत प्यार, उन्हें बोलो जरा। चलो आइए आगे चले। संगरूर बेटे कोई बात नहीं, अगली क्लास में दोबारा समझा देंगे, लेकिन आप आज तो समझ ही लो ना एक बार। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 8,000 का स्टॉक था। मैं कह रहा हूं ये 8,000 रुपए का स्टॉक था। ये 8,000 रुपए का स्टॉक था जो इसके सी के गोदाम में पड़ा हुआ है, जिसमें 727 रुपए बी ने कमाए थे। अगर मैं इसमें से 727 रुपए हटा दूं, अगर 727 हटा दूं, तो इसमें मुझे पता चल गया 727 हटाते ही कि मेरे पास ये स्टॉक अगर सी के पास ना होता, बी के पास होता, तो 7272 का होता। बोलो मैं ठीक कह रहा हूं? जो स्टॉक इसके पास 8,000 रुपए का है, जो बी से आया था, वो ए के यहां से बी के यहां से चला होगा, तो बी के यहां से चला होगा तो कितने का था? 72-72 का था। यहां आकर कितने का हो गया था? 8,000 का हो गया था, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट आ गया था। इसका मतलब यह कि जो स्टॉक 8,000 रुपए का है, इसमें 727 घटा दे तो इसकी वैल्यू निकल आई। इसे 73 कर दो साहब, कई कह रहे हैं साहब इसे 3 रुपए कर दो। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये स्टॉक अमाउंट निकाल लिया 72-73, तो इसमें भी तो ए का हिस्सा है। बाप रे बाप, हमारे पास 7273 में भी तो ए का हिस्सा है, और ए का हिस्सा कितना है? उसमें ए का हिस्सा इतना है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे 7273 में भी ए का हिस्सा निकल आया। हां जी गिरीश पाक, 727 तो बी का प्रॉफिट था। मतलब ये 8,000 में अगर 727 माइनस कर दूं मैं, तो हमारे पास इतनी वैल्यू निकल आई। इसमें ए का स्टॉक निकल आया। इसका मतलब यह कि इसके स्टॉक में जो आ रहा है, इसमें भी ए का स्टॉक है।
और अगर इसमें भी ए का स्टॉक है तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये कितना आ गया। ये बता रहे हैं, संगरूर कह रहे हैं कुछ और, बाकी कह रहे हैं कुछ और, नालायक सब के सब अजीब अजीब आंसर दे रहे हैं। इंटू 18,000 बटा 40,000, 3272, इसमें आ गया जी 3272। हमने ढूंढ लिया कि इसके अंदर हमारे पास 3272 है, जिस पर ए ने कितना कमाया होगा, 1/3। तो ये स्टॉक रिजर्व, ये स्टॉक रिजर्व, इसके स्टॉक में 2 स्टॉक रिजर्व निकल रहे हैं। इसके अंदर जो सी के पास स्टॉक है उसमें बी ने भी प्रॉफिट कमाया था और ए ने भी प्रॉफिट कमा रखा है। ओ माय गॉड। हाँ, गिरीश पाक कह रहे हैं सर अब तो दिमाग घूम गया है, 1091। एनीवे, दिस इज योर टोटल स्टॉक रिजर्व। अगर हम देखें तो टोटल स्टॉक रिजर्व कितना है, टोटल स्टॉक रिजर्व है 2100 प्लस 727 प्लस 1091, दिस इज 3918। दिस इज योर स्टॉक रिजर्व। एक काम करते हैं, क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं सर ये तो समझ में आया ही नहीं। चलो, मॉडल टाउन ने कहा हम और पढ़ना चाहते हैं। जानते हो क्या दिक्कत है, मॉडल टाउन क्यों कह रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं? जब एक आदमी की पिटाई हो रही होती है और वो कुछ नहीं कर सकता, तो मॉडल टाउन ध्यान से सुनना, जब एक आदमी को चांटे पड़ रहे हो और वो कुछ ना कर पा रहा हो, तो जानते हो वो क्या कहता है, और मारो मुझको, क्योंकि वो कहता है मैं कुछ कर तो सकता नहीं, और मारो। जब मॉडल टाउन कह रहे हैं और पढ़ाओ, तो इसका मतलब यह है कि मॉडल टाउन की दिमाग की सीमा पूरी हो चुकी है। कह रहे हैं सर समझ में तो आ नहीं रहा, और बताओ। तो मॉडल टाउन, मैं आपकी इस टॉन्टिंग में की गई बात को समझ गया हूं। हालांकि जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर कह रहे हैं सर ब्लैंक, कुछ पता नहीं चला। मोगा कह रहे हैं सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। गोरखपुर कह रहे हैं गुड नाइट। हरिद्वार कह रहे हैं नॉट क्लियर। झांसी कह रहे हैं गलत। मेरठ कह रहे हैं इनको मंदिर में जाना चाहिए। गुवाहाटी कह रहे हैं तारीफ करो। क्या तारीफ करूं, समझ में आपको आया नहीं, कह रहे तारीफ करो हमारी। हिसार में एक बच्चा बाहर खड़ा है, भीतर चले आए। अच्छा, फिर उसके बाद पार्क एंड कह रहे हैं इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। और चलो, अमृतसर भी कह रहे हैं समझ में आ गई है बात। चलो खैर बेटे, आज के लिए इतना बहुत है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं अगली क्लास में फिर इसको दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को लूंगा कि देयर इज नो रीजन कि मैं कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को खराब कर दूं उठा करके। कई बच्चे पता चला घबरा कर अगली क्लास में आए ही नहीं। बेटे सुनो, जो जा रहे हैं सुनो बेटे सुनो, अगली क्लास में जरूर आना बेटे, समझ में आ जाएगी बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, कई तो कह रहे हैं मैं नहीं आऊंगा, बहुत हो गया, मैं यहां आकर बिजली के झटके सहूं, मेरे बस की बात नहीं है। आएगा बेटे, समझ में आएगा। हाँ चलो जी, धनबाद भी कह रहे हैं गुड नाइट सर, हम जाते ही सो जाएंगे आज। वेरी गुड। हालांकि कुछ बच्चे इजी बता रहे हैं, इजी बताने वाले बच्चों में जम्मू है जो कह रहे हैं सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमृतसर कह रहे हैं सर हमें भी पता चल गया, और मुरादाबाद भी समझ में आ गया है, और लखनऊ वालों को भी समझ में आया है। खैर बहुतों को समझ में भी आया है, ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आया, बट स्टिल हम अगली क्लास में इसको दोबारा से पुनः लेकर चलेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि बहुत सारे बच्चे गायब भी हो चुके हैं, दिख ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम तो सुन भी नहीं सकते। देखो कैसे कैसे भाग रहे हैं सब बच्चे। हाँ, मेरठ में से एक सिंह साहब है, वही भाग रहे हैं, कह रहे हैं भागो रे भागो, कहीं दोबारा ना बुला ले हमको ये। ठीक है, नहीं बुला रहा, भागो भागो भागो, फटाफट अपना थैला उठा। एक बच्चा तो बैग ही छोड़ गया अपना, अरे उससे बोलो बैग तो ले जाए वापिस, वो तो भागे जा रहा है। वेरी वेरी गुड। आपको पढ़ाकर हमेशा की तरह आज ही बहुत अच्छा लगा। पटना बाय बाय। बाकी चर्चा करेंगे आपके साथ अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास में इस कॉन्सेप्ट को फिर से दोबारा समझाएंगे। चाय की फिर से मैं यहाँ पर सारी चीजें इकट्ठी करके रखूंगा ताकि आपको चाय के एग्जाम्पल के साथ दोबारा बताया जाए। थैंक यू वेरी मच।